नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं और वो उत्सर्जन में अपनी किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, और अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इन सभी उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन किस आधार पर होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। देखिए, हमारा जो शरीर होता है इसमें कई प्रकार की प्रोसेस होती है, और ये सारी जो प्रोसेस होती है इसमें कई हानिकारक और विषैले पदार्थ बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? इसमें अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और इसी तरह के कई सारे हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। अब ये हानिकारक पदार्थ जो होते हैं इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये शरीर में इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो ये शरीर के लिए हानिकारक होंगे। तो इन सारे हानिकारक और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, और इस प्रोसेस में जितने भी अंग शामिल होंगे इन सारे अंगों को हम कंबाइन रूप से उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। अब हम बात करें उत्सर्जी पदार्थों की, तो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ, एक होते हैं नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ। कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं इसमें मेनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम हमारे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसके द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका नेचर अम्लीय होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ेगी तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम बात करें नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों की, तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में मेनली नाइट्रोजन बेस्ड जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है। ये सारे जो पदार्थ होते हैं इनको हम हमारे यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इनमें जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो होता है ये सबसे विषैला होता है, और इनमें इस प्रकार का सिस्टम होता है कि जो भी पदार्थ जितना अधिक विषैला होता है उसके उत्सर्जन में जल के उतनी ही अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें अमोनिया सबसे विषैला है तो अमोनिया के उत्सर्जन में जल की सबसे ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी, और यूरिक अम्ल यहाँ पर सबसे कम विषैला देखने को मिलता है, तो यूरिक अम्ल के उत्सर्जन में सबसे कम जल की मात्रा देखने को मिलती है। अब हम बात करें उत्सर्जन के प्रकारों की, तो जो भी नाइट्रोजन बेस्ड उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनको हम हमारे यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं उनके उत्सर्जन के आधार पर हमें तीन प्रकार के उत्सर्जन देखने को मिलते हैं। एक होता है अमोनिया उत्सर्जन, एक होता है यूरिया उत्सर्जन, और एक होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। बात करें अमोनिया उत्सर्जन की, तो ऐसे जीव जो अपने यूरिन के रूप में या अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को हम बोलते हैं अमोनोटेलिक जीव। ठीक है, इसमें कौन शामिल होंगे? अभी हमने डिस्कस किया था कि अमोनिया के उत्सर्जन में हमें जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जीव जिनके पास जल की अधिक मात्रा हो या फिर जो जल के आसपास रहते हैं उन जीवों में हमें अमोनिया उत्सर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे? मछलियां हो सकती है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, टेडपोल हो सकते हैं, और केकड़े आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें यूरिया उत्सर्जन की, तो यूरिया उत्सर्जन में ऐसे जीवों को शामिल करेंगे जो अपने यूरिन के रूप में यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, और ऐसे जीवों को हम बोलेंगे यूरियोटेलिक जीव। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? इसमें एम्फीबियन शामिल हो सकते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, साथ ही साथ इसमें स्तनधारी और मनुष्य भी शामिल होते हैं। बात करें यूरिक अम्ल उत्सर्जन की, तो यूरिक अम्ल उत्सर्जन में हमें ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जो अपने यूरिन के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है, तो यह हमें ऐसे जीवों में देखने को मिलेगा जिनके पास जल की कम मात्रा हो या फिर जल की उपलब्धता कम हो। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? इसमें पक्षी शामिल हो सकते हैं, पक्षियों को जल कम मिलता है, साथ ही साथ रेप्टाइल शामिल हो सकते हैं, और कुछ कीट आदि इसमें शामिल हो सकते हैं, और ऐसे जीवों को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उत्सर्जन के तीन प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें मानव उत्सर्जन तंत्र की, तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें हमें मेनली 5 अंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन और हमारी स्किन। ये 5 अंग हमें मानव उत्सर्जन तंत्र में देखने को मिलते हैं। बात करें किडनी की, तो किडनी जो होती है ये हमारे मानव शरीर का सबसे मेन उत्सर्जी अंग होता है। अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें लंग्स की, तो लंग्स जो होते हैं ये हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट देखने को मिलता है कि ह्यूमन लंग्स जो होते हैं ये दिन भर में लगभग 432 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 400 मिलीलीटर जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हमारी जो सांस निकलती है इसमें 432 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड
और लगभग 400 मिलीलीटर जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। और कुछ मसाले जो होते हैं जैसे प्याज, लहसुन और कुछ मसाले होते हैं, इनमें कुछ वाष्पशील घटक भी हमें देखने को मिलते हैं जो वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इनके जो वाष्पशील घटक होते हैं वो भी जल वाष्प के साथ शरीर से बाहर निकालने का काम होता है हमारे लंग्स का, हमारे फेफड़ों का। बात करें लीवर की, तो लीवर का काम होता है जो भी हमारे शरीर में अमोनिया की अधिक मात्रा होती है उसको यूरिया में परिवर्तित करना और उसको यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। बात करें आंत की, तो आंत या इंटेस्टाइन जो होती है ये कैल्शियम और कुछ अन्य तत्व जो होते हैं, कुछ धात्विक तत्व जो होते हैं, उनकी जो अधिक मात्रा शरीर में होती है उसका उत्सर्जन करने में आंत अपनी भूमिका निभाती है। बात करें त्वचा की, तो त्वचा या स्किन जो होती है इसमें हमें दो प्रकार की ग्रंथियां या दो प्रकार की ग्लैंड्स देखने को मिलती है। एक होती है तेली ग्रंथियां या ऑयल ग्लैंड्स और दूसरी होती है श्वेत ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड्स। अब तेली ग्रंथियां जो होती है इनसे जो पदार्थ निकलता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं सीबम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि तेली ग्रंथियों से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थों को क्या कहते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है सीबम। अब ये जो सीबम होता है इसमें स्टेरॉल और जो वैक्स वगैरह होती है हमारी बॉडी में उसको हम शामिल करते हैं। बात करें श्वेत ग्रंथियों या स्वेट ग्लैंड्स की, तो स्वेट ग्लैंड जो होती है इससे जो उत्सर्जित पदार्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं पसीना। अब हमारा जो पसीना या स्वेट जो होता है इसमें यूरिया, नमक, लैक्टिक एसिड और इसी प्रकार के कई सारे मिनरल्स यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो ये 5 अंग हमारे शरीर में उत्सर्जी अंगों का काम करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिलता है कि जो भी मल त्याग होता है, डिफेकेशन होता है, जिससे हम हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम उत्सर्जन में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में ये भी प्रश्न आ चुका है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस को हम उत्सर्जन में शामिल नहीं करते हैं, तो मल त्याग या डिफेकेशन जो होता है उसको हम उत्सर्जन में शामिल नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी की, जो हमारे शरीर का सबसे मेन उत्सर्जी अंग होता है। किडनी की अगर संख्या की बात करें तो उत्सर्जी तंत्र में हमें मानव में 2 किडनियां देखने को मिलती है। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं उत्सर्जी तंत्र के डायग्राम में, इसको हम बोलते हैं किडनी। बात करें इनके आकार की, तो राजमा के जो बीज होते हैं, आपने राजमा चावल जरूर खाया होगा, उसमें राजमा जो दिखाई देता है उस राजमा के बीज की जैसी आकृति हमें किडनी की देखने को मिलती है। बात करें इसकी स्थिति की, तो इसकी जो स्थिति होती है ये पसलियों के नीचे होती है। हमने हमारा जो स्केलेटन सिस्टम था उसमें डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में चेस्ट वाले पार्ट में और जो पीठ वाला पार्ट होता है इसमें हमें रिब्स देखने को मिलती है। तो इन रिब्स के नीचे और हमारी जो इंटेस्टाइन वगैरह होती है उसके पीछे की तरफ हमें किडनी देखने को मिलती है। बात करें इनके रंग की, तो इनका रंग होता है गहरा भूरा या लाल रंग। जिस प्रकार का रंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसी प्रकार का रंग आपको देखने को मिलता है, गहरा भूरा लाल रंग आपको देखने को मिलता है। बात करें इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की, तो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी ये संरचना देखने को मिलती है। बात करें भार की, तो इसका भार होता है लगभग 140 ग्राम। कुछ कुछ बुक्स में ये आपको 120 से 170 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट 140 तो किसी का भी नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कम ज्यादा सबका हो सकता है, पर यहाँ पर एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज वेट इसका होता है 140 ग्राम। अब इसमें एक पॉइंट देखने को मिलता है कि जो हमारा बायां वृक्क होता है, लेफ्ट किडनी होती है, ये दाएं की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलती है। ये हमारा राइट किडनी है और ये हमारी लेफ्ट किडनी है। तो लेफ्ट किडनी जो होती है ये हमारी जो राइट किडनी होती है इसकी अपेक्षा में थोड़ी सी ऊपर देखने को मिलती है। अब बात करें इसके कार्य की, तो इसका कार्य वही होता है रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को हटाना, उनको फिल्टर करना, ये काम होता है हमारी किडनी का। अब किडनी के हमें 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, इससे भी क्वेश्चन देखने को कई बार मिला है कि जो किडनी का बाहर का भाग होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट। जैसे ये हमारी किडनी है, इसमें जो ये बाहर वाला भाग है इस बाहर वाले भाग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इसमें जो अंदर वाला भाग होता है, जो अंदर वाला भाग आपको देखने को मिल रहा है, इस अंदर वाले भाग को हम बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो बाहरी और भीतरी भाग के अलग अलग नाम है। बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला जो भाग है वो कहलाता है हमारा मेडुला। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें किडनी का किस प्रकार से रोल होता है। तो हमने यहाँ पर देखा था हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें हमने डिस्कस किया था महाधमनी को, मतलब हमारे शरीर से बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ब्लड ले जाने का जो काम होता है वो स्टार्ट होता है महाधमनी से, और महाधमनी की ही एक शाखा होती है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी या वृक्क धमनी। ठीक है, ये हमारी महाधमनी है जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, और उसी से एक ब्रांच निकल कर जाती है जो जाती है हमारी किडनी में। ठीक है, तो हमारे हार्ट से ब्लड निकला और वो ब्लड हमारी जो वृक्क धमनी है, रीनल आर्टरी है, इसके जरिए हमारी किडनी में पहुंच गया। किडनी में पहुंचने के बाद हमें किडनी में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन जो होता है ये हमारी किडनी में बहुत ही छोटी छोटी संरचना के रूप में देखने को मिलता है। और हमारी जो किडनी होती है इसकी कार्यात्मक और सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, बात करें इनकी संख्या की तो हमारी जो किडनी होती है उसमें एक किडनी में लगभग 9 से 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि किडनी की लंबाई ओनली 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इतनी सी लंबाई में ही एक किडनी में हमें लगभग 9 से 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसको 1.3 करोड़ तक बताया गया है, बट जो ज्यादातर सर्वमान्य जो आंकड़ा है वो 9 से 10 लाख की संख्या में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारी हार्ट से महाधमनी से ब्लड निकलकर नेफ्रॉन तक पहुंच गया। अब हम बात करें कि आखिर हमारे नेफ्रॉन में किस तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नेफ्रॉन का देखने को मिलता है। इसमें सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है एक बोमन संपुट। ठीक है, एक कैप्सूल जैसी, एक कप जैसी, प्याले जैसी संरचना होती है, उस संरचना को हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। ये जो बोमन कैप्सूल होता है इसमें हमें कुछ रक्त नलिकाओं का एक गुच्छा देखने को मिलता है, उस गुच्छे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये वाला जो आपको गुच्छा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, जैसे यहाँ से हमारा ब्लड कुछ नलिकाओं से आया, ये जो नलिका है इससे हमारा ब्लड ग्लोमेरुलस में जाता है, तो ये जो नलिका होती है इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हमें ब्लड पर बहुत ही कम प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट इसके बाद जब ग्लोमेरुलस में ये ब्लड पहुंचता है तो ग्लोमेरुलस की जो नलिकाएं, रक्त नलिकाएं होती है वो काफी पतली होती है, तो यहाँ पर ब्लड पहुंचेगा तो उस पर काफी हाई प्रेशर यहाँ पर फील होगा। तो उस हाई प्रेशर के जरिए ब्लड से जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, जो भी ब्लड में जल होता है, जो भी ग्लूकोज होता है और जो भी शरीर के लिए आवश्यक लाभदायक खनिज लवण होते हैं उन सबको यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है, उनको यहाँ पर फिल्टर कर लिया जाता है। तो जो ब्लड के हाई प्रेशर के जरिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन किया जाता है हमारे ग्लोमेरुलस में, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद जो ब्लड होता है ये यहाँ से आगे बढ़ता है और ये पहुंचता है हेनले के रूप में। हेनले रूप इसको कहा जाता है। ये एक यू आकार की नलिका होती है। ठीक है, ये वाली जो नलिका आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं हेनले का लूप। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हेनले लूप होता है ये शरीर के किस अंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन में हमें हेनले का लूप देखने को मिलता है, और नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी का पार्ट है और किडनी जो है ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। अब यहाँ से जो ब्लड निकला ये हेनले के लूप में पहुंचा। अब हेनले का जो लूप होता है इसके चारों तरफ हमें ब्लड कैपिलरीज का एक जाल देखने को मिलता है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है ये हेनले के लूप में जितना भी ब्लड होता है उसको यहाँ पर फिर से अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जो भी अच्छा ब्लड होगा, जो भी शरीर के काम का ब्लड होगा उसको परासरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर अवशोषित कर लेगी। अब इसके बाद जो होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ ब्लड में बचता है, क्योंकि मेन ब्लड या फिर मेन जो भी जल, ग्लूकोज, खनिज लवण थे इन सब का यहाँ पर अवशोषण कर लिया। अब जो भी अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर बचता है ये यहाँ से आगे बढ़ता है और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में ये पहुंच जाता है। इसके बाद ये पहुंचता है हमारी यूरेटर में या मूत्रवाहिनी में। ठीक है, किस तरीके से पहुंचता है, देखिए यहाँ पर हमने देखा था ये हमारी किडनी है। अब इसमें 9 से 10 लाख की संख्या में हमने नेफ्रॉन देखे थे। अब इन सारे नेफ्रॉन में एक साथ ही प्रोसेस होती है और ये सारे नेफ्रॉन जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं हमारी यूरेटर से। ये वाली जो यूरेटर होती है जिसको हम मूत्र नलिका बोलते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। तो जो संग्रह नलिका थी ये सारी संग्रह नलिकाएं अपना जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको यूरेटर में पहुंचा देती है। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ये यूरेटर से होते हुए हमारे मूत्राशय या ब्लेडर में पहुंच जाता है। इसका काम ये होता है कि जो भी यूरिन है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको अस्थायी तौर पर यहाँ पर स्टोर करके रखना, और जब हमारे ब्लेडर में यूरिन की मात्रा काफी हो जाती है उसके बाद इसका काम होता है कि माइंड तक इस प्रकार के सिग्नल पहुंचाना जिससे हमें यूरिनेशन की या फिर मूत्र त्याग की इच्छा हो। उसके बाद हम मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के द्वारा इस अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहला फैक्ट देखने को मिलता है कि हमारी जो ह्यूमन किडनी होती है इसमें पर मिनट जो ब्लड फिल्टर होता है उसकी मात्रा होती है 125 मिलीलीटर। एक मिनट में 125 मिलीलीटर ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है। बात करें एक दिन की तो एक दिन में 180 लीटर ब्लड यहाँ पर फिल्टर देखने को मिलता है। ठीक है, एक मिनट में 125 मिलीलीटर और एक दिन में 180 लीटर। अब एक फैक्ट देखने को मिलता है यूरिन से रिलेटेड कि एक जो ह्यूमन होता है उसमें एक दिन में कितनी यूरिन की मात्रा उत्सर्जित होती है, तो एक दिन में 1.45 लीटर यूरिन यहाँ पर उत्सर्जित किया जाता है। बात करें यूरिन के पीएच की तो यूरिन का पीएच हमें देखने को मिलता है 6 के आसपास, मतलब ये हल्का एसिडिक यहाँ पर इसका नेचर देखने को मिलता है। बात करें यूरिन के कंपोजिशन की तो यूरिन में
95% तक यहाँ पर जल देखने को मिलता है और 2.75% जो होता है ये यूरिया देखने को मिलता है। इसके बाद 2% जो होता है इसमें हमें मिनरल्स या लवण देखने को मिलते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और इसी तरीके 10 से 12 यहाँ पर लवण देखने को मिलते हैं और 0.3% जो होता है ये हमें यूरिक अम्ल देखने को मिलता है। अब बात करें किडनी के काम की, तो किडनी यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम तो करती ही है, साथ ही साथ ये शरीर में जो मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं और जो जल की मात्रा होती है उसका भी कंट्रोल करने का काम होता है हमारी किडनी का। अब किडनी के द्वारा जो भी लाभदायक तत्व होते हैं, लाभदायक घटक होते हैं, उनको ब्लड से जो छानने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। और जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उनमें आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से ये ब्लड फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। तो उस आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो ये था हमारा उत्सर्जी तंत्र की जानकारी से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।